दोस्तों, अभी हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का हिंदी के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कराएंगे। और जो विद्यार्थी 2023 में क्लास 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन फॉर हिंदी। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम कराएंगे, जिसको कि पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ समझाएंगे भी। इसलिए इस क्लास के अंदर शुरू से अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए, क्वेश्चन है धागड़ शब्द का क्या अर्थ है। धागड़ शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर, इसका जो सही आंसर है, ओराव भाषा में धागड़ शब्द का अर्थ होता है। ओराव भाषा में धागड़ शब्द का अर्थ होता है भाड़े का मजदूर। तो ध्यान रखिएगा, धागड़ का मतलब होता है ओराव भाषा में भाड़े का मजदूर। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटे नागपुर पठार में के आदिवासियों का वंशज है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये वंशज कहाँ पर है? तो बिहार के छोटा नागपुर के पठार के आदिवासियों का वंशज है। इन लोगों को नील की खेती के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ लाया गया था। इनको नील की खेती करने के सिलसिले में 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। ओराव, ये धागड़ शब्द का अर्थ होता है ओराव, जो भाड़े का मजदूर होते। इस तरह से इसका सही आंसर हो गया। डिटेल से बताएं। अगला क्वेश्चन है, थारवों की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। थारवों की कला का परिचय पाठ के आधार पर दें। तो इसका जो उत्तर है, थारवों के लिए कला, थारवों के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। थारवों के लिए कला उनका महत्वपूर्ण अंग है। उसकी कला सराहने के योग्य है। वे अपने घरों में धान रखने के लिए कई तरह के रंगों वाली सिंक के टोकरी पात्र बनाते हैं। वे लोग अपने घर में धान रखने के लिए कई तरह के कई रंगों के सिंक के टोकरी बनाते हैं। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक थे, उसमें भी उसकी कला नजर आती थी। यानी कि घर के अंदर जो दीपक जलाया जाता था, उसमें भी अलग अलग कला नजर आती थी। शिकारी और किसान के काम आने वाले जो पर्दा पुंज से बनाए जाते थे, उसमें भी बहुत ही सुंदर कला दिखती थी। इन सब कलाओं के अतिरिक्त सबसे मनोहर कला थी नवबंधु का अनोखा कर्तव्य। इन कलाओं के अतिरिक्त सबसे नवबंधु का अनोखा कर्तव्य, ये सबसे ज्यादा मनोहर कला थी। उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। और उन लोगों में ऐसा रिवाज था कि हर पत्नी दोपहर के समय में खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। वधू जब ये काम पहली बार करती है, उस तो माथे के ऊपर पीढ़ा पर रखे सिक की बनी टोकरी का खाना लेकर उसे दोनों हाथों में संभालते हुए धीरे धीरे कदमों के साथ खेतों में जाती है। यह दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। तो इस तरह से थारवों की कला का परिचय का पाठ के आधार पर उत्तर हम आप लोगों को बताने का प्रयास किया। आगे प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन सीखों का उल्लेख लेखन में मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी के चंपारण आंदोलन के दो मुख्य सीख है, निर्भीकता और ईमानदारी। गांधी जी ने निर्भीक होने की शिक्षा पुंडलिक जी को दी और पुंडलिक जी ने वो शिक्षा पूरे गांव वाले को दी। गांधी जी में सबसे बड़ी विशेषता यह थी सत्यता की तौलना, अर्थात वो आंदोलन के समय किसी भी खबर के बारे में सुनते थे तो पहले अच्छे तरीके से अपने अनुसार जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद ही लिखते या बोलते थे। बहुत अच्छी बात है। अगर हम लोग को बात करें, गांधी जी का चंपारण आंदोलन ये 1917 ईस्वी को हुआ था। और यहाँ पर किया गया, भारत में किया गया पहला सत्याग्रह भी था महात्मा गांधी का। और नील की खेती करने के विरोध में किया गया था। गांधी जी किसी सत्याग्रह यानी किसी के लड़ाई झगड़े के बारे में सुनते थे तो सबसे पहले उसकी जांच पड़ताल करते थे। उसके बाद ही वो उसके बारे में कुछ बोलना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठंड से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इन कथन का आशय क्या है?
बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वजीरा सिंह का यह कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वजीरा सिंह का यह कथन से लहना सिंह के त्याग को दर्शाता है। वह बोधा सिंह के स्थान पर रात भर प्रहरी का कार्य करता है तथा खुद सूखी लकड़ी पर सोकर बोधा सिंह को अपना कंबल दे देता है। इसी कारण से वजीरा सिंह लहना सिंह को सलाह देता है कि यदि ठंड में अपनी तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसकी रक्षा कैसे करोगे। उन्हें तो मरने के लिए जमीन भी नसीब नहीं होगी। मुरब्बा अरबी शब्द है। मुरब्बा किस प्रकार का शब्द है? अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वर्गाकार जमीन। दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं कि निमोनिया होने पर किसी व्यक्ति को कड़वा औषधि दिया जाता है, मुरब्बा नहीं। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हुआ वो हम आप लोगों को शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। आगे और भी प्रश्न उसको देख लेते हैं। आगे के प्रश्न में है पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ। पुरुष और नारी के बीच में गुणों का जो बंटवारा हुआ किस प्रकार से हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ। इसका जो सही उत्तर है देख लीजिए। नारी समझती है पुरुष के गुण सीखने से उसका नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। यानी नारी समझती है कि पुरुष का अगर गुण सीख लेगी तो उस गुण को सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्री के गुणों को अपनाकर खुद को समाज में स्नेह कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा एक तरफा है। बंटवारा करते समय नारी से पूछा ही नहीं और पुरुष ने चाहा वहां उसे बिठा दिया। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी उसने लता बन डाला। स्वयं तो वह वृक्ष बन गया और नारी को कली मान लिया। उसी समय से पुरुष धूप और नारी छाया बन गई। ग्रीष्म नर और वर्षा मादा बन गई। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। आगे का क्वेश्चन है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों का साथ लड़ने गया था। मानक वर्मा की लड़ाई में भारत की ओर से अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए गया था और दूसरी ओर से पक्ष जापानी थे। सेना एक दूसरे का दुश्मन है क्योंकि वे अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर वर्मा, ये जो वर्मा है इस वर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। वर्मा का नया नाम हो गया है म्यांमार। आगे का जो प्रश्न है मालती के घर का वातावरण आपको कैसा लगता है, अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। मालती के घर का वातावरण तो इस प्रकार था जैसे कि वहां कोई छाया मंडरा रही हो। मशीन की तरह उसकी दिनचर्या थी। उसका मन एक थका थका तन जिसमें खुशियों की एक भी किरण नहीं थी। मालती के घर इतना प्रिय एवं विशेष अतिथि के आने पर भी उसका मन खिला नहीं, बुझा ही रहा। अतिथि से कुछ बातें भी नहीं करती थी, उल्टे उनके प्रश्नों के उत्तर भी बहुत ही संक्षिप्त में देती थी। लेखक को ये बात जरूर अनुभव हो रहा है, इतना चहकने वाली लड़की कुछ ही वर्षों में इतनी बूझ कैसे गई। तो मालती से संबंधित ये प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा। वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। भगत सिंह ने कहा है कि आजादी के लिए संघर्ष करते हुए मृत्यु दंड के रूप में मिलने वाली मृत्यु से सुंदर कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती। यानी भगत सिंह के अनुसार आजादी के लिए संघर्ष करते हुए यानी अपने देश की आजाद को स्वतंत्र कराने के लिए अगर मृत्यु दंड के रूप में मिलती है और मृत्यु से इस प्रकार की मृत्यु से और इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। यह मृत्यु आगे आने वाली पीढ़ी में आजादी के संघर्ष के लिए एक एक जुनून पैदा करेगी। वे व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते आत्महत्या को कायरता मानते हैं। व्यक्तिगत कष्ट और दुखों के चलते अगर कोई आत्महत्या करता है तो वो कायरता मानते हैं। वे अपने
साथी के पत्र के माध्यम से बताते हैं कि विपत्तियां तो व्यक्ति को पूर्ण कराती है, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण कराती है, उनसे बचने के लिए आत्महत्या का रास्ता चुनना बहुत बड़ी कायरता है। हर मनुष्य के अंदर किसी न किसी प्रकार की परेशानी होता है और वो परेशानी से जो निकल के आगे बढ़ता है वही विपत्ति का सामना करते हुए वही सफल होता है। और अगर उस विपत्ति में आप आत्महत्या कर लेते हैं तो इससे बड़ी और कायरता हो ही नहीं सकती। इस प्रकार से भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इन संबंधित प्रश्नों का उत्तर हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है ये क्लास जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, क्लास 12वीं के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस क्लास के माध्यम से बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से हम कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या आप लोगों को हमारे से हेल्प चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, इतना ही। अगले दिन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।